अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग सोर्सेज ऑफ करंट देखेंगे और इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है, हमारे पास जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी वो हायर पोटेंशियल पे है, और दूसरी वायर जो है लो पोटेंशियल पे है, उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। अगर आप इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो होगा ये कि पॉजिटिव वायर में से हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कन्वेंशन में करंट कहते हैं, हमने पढ़ा कल। तो ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और कुछ देर के बाद जब ये वाली यानी पॉजिटिव पोटेंशियल वाली वायर और नेगेटिव वाली एक आ जाएंगी, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। यानी करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो किया, यानी एक वायर जो थी वो हायर पोटेंशियल पे थी, दूसरी लोअर पोटेंशियल पे थी, तो जैसे ही आपने उनको कनेक्ट किया, चार्जेस जो है उनका फ्लो हुआ, और जैसे ही आपके दोनों वायर जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे आई, इसके पास पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादा नहीं है, इसके पास नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा नहीं है, दोनों जो हैं वो सेम अमाउंट ऑफ जो है पोटेंशियल रख रही हैं, कांस्टेंट पोटेंशियल है उनके पास। तो जैसे ही ऐसा होगा करंट स्टॉप हो जाएगा। तो ये तो तब है जब आपने कोई बैटरी का सोर्स नहीं लगाया हुआ। तो अगर आपको कोई किसी भी सर्किट के अंदर आपको कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बजाय इसके कि उसको एक वायर को आप उसके क्रॉस एक बैटरी लगानी पड़ेगी। जैसे ये हमारे पास सेल है, तो ये सेल जो है फिर कॉन्स्टेंटली करंट प्रोवाइड करेगा। तो आपकी जो भी अप्लायंस है वो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कल कि एक स्टेडी करंट उसमें से गुजरेगा। अदरवाइज अगर आप दो डिफरेंट पोटेंशियल की वायर्स, कंडक्टर्स या कुछ भी हो उनको कनेक्ट करते हैं, तो करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से इवेंचुअली टाइम गुजरने वैल्यू पर टाइम के लिए, और फिर आप इसको यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक जगह पर पानी का जो लेवल है वो ऊपर हो, दूसरी जगह पर पानी का लेवल नीचे हो। लेट्स से 2 बाल्टियाँ हैं आपके पास, 2 कंटेनर हैं, कुछ भी, आप उन दोनों को कनेक्ट कर दें किसी पाइप के ज़रिए, तो होता ये है कि जैसे ही हायर लेवल वाला जो वाटर है वो लोअर लेवल वाले वाटर के साथ कनेक्ट होता है, तो पानी फ्लो होना शुरू हो जाता है, और वो पानी का लेवल जब तक बराबर नहीं हो वहाँ से, तो उसको आप वाटर करंट कह सकते हैं। ठीक है, तो वो फ्लो होना शुरू हो जाता है अंटिल के लेवल जो है वो इक्वल हो जाए। तो इस तरह अब ये जो करंट है इसके कई सोर्सेज हैं, जिनमें से चंद एक यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं। So every source of current converts some non-electrical energy, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जैसे केमिकल एनर्जी है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, हीट है और सोलर एनर्जी है, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल कहाँ से रही है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल कहाँ से रही है, वो हम जो है वो इन 4 प्रोसेसेस के ज़रिए जो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये आपको कुछ सोर्सेज बताए हुए हैं, जैसे सेल्स होते हैं, तो सेल्स जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं। प्राइमरी सेल्स जो हैं वो चार्जेबल नहीं होते, सेकेंडरी चार्जेबल होते हैं। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेल्स का आपको पता है उनके अंदर जो है वो एक रॉड होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो मटेरियल होता है जो कि कार्बन और एल्यूमिनियम वगैरह हो सकता है। ठीक है, एक का इलेक्ट्रोड होता है, दूसरे का कैथोड होता है। सो उस तरह के मटेरियल होता है। सो उसमें क्या होता है कि आप केमिकल रिएक्शन होता है एक, जिससे आप चार्जेस को सेपरेट करते हो, और इस तरह आपके सेल्स जो हैं उनमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। और जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें मैकेनिकल वर्क होता है। हम इस बुक में ये जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर हैं इनका सारा प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पैदा करते हैं। फिर थर्मोकपल्स हैं, थर्मोकपल जो है वो थर्म से आपको समझ आ रहा होगा कि हीट से रिलेटेड कुछ है, तो थर्म मतलब हीट, थर्मो या थर्म मतलब हीट। सो वो क्या करते हैं कि वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर सोलर सेल्स हैं जो कि सनलाइट को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चंद सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ करंट पे। तो जो हम कल बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो है करंट का और कन्वेंशनल फ़्लो है, वो दोनों जो है अपने ऑल एक्सटर्नल इफेक्ट्स में दोनों इक्वलेंट हैं। तो वो जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स की हम बात कर रहे थे वो इफेक्ट्स हैं, यानी हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। ठीक है, तो ये इफेक्ट जो हैं वो किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने की वजह से पैदा होते हैं। तो इनको हम देखते हैं कि ये कैसे पैदा होते हैं। सो पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। तो आपको पता है कि कल हमने बात की कि हमारे पास अगर एक कंडक्टर हो तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं और जो एटम्स हैं या जिसको पॉजिटिव आयंस कह लीजिए वो फिक्स्ड होते हैं। और जब इस कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं और इस ड्रिफ्ट करने के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाहिर है उनके बीच में पॉजिटिव आयंस भी पड़े हुए हैं जिनसे वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए थे। तो वो जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके अंदर उनमें इनका उनके साथ कोलिजन होती है। सो अगर लेट्स से ये आपके पास आयंस आपके पास पड़े हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है जब वो एक तरफ ड्रिफ्ट करेंगे तो इन पॉजिटिव आयन से वो रास्ते में टकराएंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो थे उन पे फोर्स लग रही थी तो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मूव कर रहे थे। तो ये काइनेटिक एनर्जी जब वो इन एटम से टकराते हैं तो कुछ इन एटम को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एट ईच कोलिजन दे लूज सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी एंड गिव इट टू द एटम्स विद विच दे कोलाइड। ठीक है, उस एटम को वो काइनेटिक एनर्जी दे देंगे। अब एटम जो है वो काइनेटिक एनर्जी लेके क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा। Thus, as the current flows through the wire, it increases the kinetic energy of the vibration of the metal atoms. तो ये है वो सेंटर के गिर्द ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। हर एक एटम जो है वो जब वो काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। ये वाइब्रेशन जो है इस मेटल के अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगी, हीट प्रोड्यूस करेंगी। तो ये मेटल जो है वो हीट अप हो जाएगी। वो हीट जो है वो किसके इक्वल है, वो हीट, सो ये उसका फार्मूला लिखा हुआ है। सो अमाउंट ऑफ हीट H जो है वो बराबर है I स्क्वायर, यानी करंट का स्क्वायर, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा हीट होगी, करंट के स्क्वायर के साथ ये रिलेटेड है, टाइम्स, यानी अगर कोई एक अच्छा कंडक्टर है तो उसमें ये हीट कम पैदा होगी, लेकिन अगर ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, यानी उसकी अच्छा कंडक्टर वो नहीं होता ना जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, वो जल्दी हीट अप हो जाएगा। ठीक है, तो आर जिसकी ज़्यादा हो यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो वो जल्दी हीट अप हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा टाइम, सो जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा करंट गुजरते हुए, यानी जैसे करंट होगा उतना हीटिंग इफेक्ट होगा। तो यानी अगर हमें एक ऐसी अगर हमें चाहिए कि हम करंट का हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो हम एक ऐसा मटेरियल लेंगे जो अच्छा कंडक्टर ना हो, ताकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और जैसे हम उसमें से करंट गुजारें तो उसमें बजाय इसके कि जो है वो मतलब नॉर्मली करंट गुजरे या जो है, क्योंकि हमें तो है ना, तो हम चाहेंगे कि जैसे उसमें से करंट गुजरे वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाए। अभी हमें कहाँ पे चाहिए होता है, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी अप्लायंसेज हैं जैसे हीटिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल हीटर्स में। ठीक है, जो हमारे घरों पे गैस नहीं आती तो इलेक्ट्रिकल हीटर्स जो होते हैं उनमें जो हीटिंग इफेक्ट है वो जो वायर्स लगी होती हैं वो उनमें उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे उनमें से करंट गुजरता है वो उनकी हीट प्रोड्यूस होती है और वो थोड़े टाइम के बाद ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं, ऐसे जैसे गैस का हीटर होता है। फिर केटल्स और टोस्टर्स और फिर आपकी आयरन जो है उसमें भी एक करंट का हीटिंग इफेक्ट जो है उसको यूज़ करके हम जो है वो आयरन का इफेक्ट जो है वो लेते हैं और उससे हम कपड़े प्रेस करते हैं। सो ये हमारे वो अप्लायंसेस हैं जो कि इस हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं। तो करंट का एक इफेक्ट ये है
कि वो जिस कंडक्टर में से गुजर रहा होता है उसमें हीट देता है, और जितना ज़्यादा जो डिस्टेंस होगी उतनी ही ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा आपने अगर देखा हो तो कोई भी अप्लायंसेस है जैसे घर में, तो उसमें से अगर काफ़ी देर से करंट गुजर रहा हो तो आप उसको अगर हाथ लगाओ तो वो थोड़ा गर्म हुई होती है, तो वो भी इसी वजह से होता है। सो ये करंट का एक इफेक्ट तो हो गया कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। सेकेंड इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो लिखा है कि द current is always accompanied by a magnetic field in the surrounding space. The strength of the field depends upon the value of the current and the distance from the current element. The pattern of the field produced by the current carrying straight wire, a coil and a solenoid is shown. So ये देख लेते हैं हम। पहली जो है वो ये एक वायर है, और वायर के गिर्द हमने ये एक कार्डबोर्ड सा रखा हुआ है और उसके ऊपर हमने कंपास रखी हुई है। कंपास हमें ये बताएगी कि यहाँ कोई मैग्नेटिक प्रेजेंट है कि यहाँ पे इस वायर में से जैसे हम करंट गुजारते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कंपास जो है वो एक खास डायरेक्शन पॉइंट कर रही है, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ। तो मतलब है कि ये जो करंट है इसने अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस की है जो कि इस तरह रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये एक जो स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि उसको सर्कल कर रही होगी, और जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। फिर अगर आपके पास एक जो है वो सोलिनॉइड, अगर आपके पास एक लूप हो करंट का, तो ये बेसिकली उन्होंने उसका लूप का, ये आपके पास एक रिंग है जिसमें से करंट गुजर रहा है, तो इस रिंग में ये यहाँ से करंट जो है बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है। तो ये बेसिकली इस तरह पड़ा हुआ है कि इसका हाफ जो है वो स्क्रीन से बाहर है और हाफ जो है वो स्क्रीन के अंदर है। ठीक है, तो यानी करंट जो है वो यहाँ से जा रहा है और इधर से वापस आ रहा है। तो उन्होंने इस तरह उसको नहीं दिखाया, उन्होंने उसको काट के जो है वो उसका व्यू दिखाया हुआ है। ये डॉट का मतलब है करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, क्रॉस का मतलब है यहाँ से अंदर जा रहा है। तो ये करंट की डायरेक्शन है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं इसमें। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जैसे किसी स्मॉल मैग्नेट की हो। इसी तरह एक सोलिनॉइड में भी करंट प्रोड्यूस होता है। सो सोलिनॉइड जो है वो इस तरह के कई लूप्स को, अगर आप ये जो ब्लू कलर में आपको लाइन नजर आ रही है, ये करंट गुजर है। सो ये बेसिकली एक वाउंड वायर होती है, इसको हमने एक कोर के ऊपर जो है बेटा होता है। सो इस वायर में से जब आप करंट गुजारते हैं तो इसके क्रॉस भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। एक पूरा चैप्टर है कि जिसमें हमने देखना है कि कैसे करंट प्रोड्यूस करने से किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो अभी के लिए ये कि ये करंट गुजरने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, तो ये भी एक उसका इफेक्ट है। अब ये इफेक्ट कहाँ यूज है? So all the machines involved also use the magnetic effect of current. ये भी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल मोटर जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे यूज होती है, या मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए हम करंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड मोटर्स और इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स दोनों में, जनरेटर्स में भी और मोटर्स में भी हम ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसको यूज करते हैं। ठीक हो गया, तो दो इफेक्ट हो गए, एक हीटिंग इफेक्ट और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरा है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या है? सो जैसे हमने ऊपर एक पढ़ा था सॉल्यूशन CuSO4 का, तो जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइट कहा था, तो उस तरह हमारे पास कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। उनमें जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन जो है जब आप इनके अंदर से due to some chemical reactions that take place within them. अब इस प्रोसेस की स्टडी को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, आपने मे बी केमिस्ट्री में भी ये टर्म पढ़ी हो। और ऐसे लिक्विड को जिसमें से करंट गुजर सकता है हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ऊपर हमने देखा था जो हमारा लिक्विड है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं हम उसको।
द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर और रॉड, जो कि उस मटेरियल उस लिक्विड के अंदर करंट को लेके जाता है, यानी जो करंट को लीड करता है, वो जो मटेरियल है उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है, उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, और दैट कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है, नहीं, नीचे वाला कैथोड है। और द वेसल कंटेनिंग द टू इलेक्ट्रोड्स एंड द लिक्विड इज नोन एज वोल्टामीटर। तो ये सारी अरेंजमेंट हमें नीचे दिखाई हुई है उसने। और एग्जांपल के लिए हम एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भी कंसिडर कर लेते हैं। द वोल्टामीटर कंटेन्स डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। द एनोड कैथोड आर बोथ कॉपर प्लेट्स। सो ये हमारे पास जो है वो है, तो ये हमारा वोल्टामीटर है, ये जो कंटेनर सा है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सोल्यूशन पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये हमारा एनोड है, पॉजिटिव चार्ज, और ये कैथोड है, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। एमीटर लगा हुआ है, ये बैटरी है। और यहाँ पे हम लोग ये हमने रियोस्टेट टाइप की चीज़ लगाई हुई है जिससे हम इसकी बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, ये कॉपर के ही बने हुए हैं, और ये जो सोल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। जैसे आपने डाइल्यूट सोल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर जो है वो पानी में डिसॉल्व होकर कॉपर Cu2+ यानी प्लस प्लस बना देता है, और SO4 नेगेटिव बना देता है। यानी यहाँ पे अगर वैलेंसी जो है पॉजिटिव 2 है तो यहाँ पे नेगेटिव 2 आ जाएगी। इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गायब हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी ज़्यादा आ गए, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो गए। तो ये कॉपर प्लस प्लस और SO4 नेगेटिव नेगेटिव आपके पास आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी, यानी आपने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाई, और ये आपके पास दो पानी में मिलाने से ये आपके पास 2 आयंस जो हैं वो आ जाते हैं। जब आप इसमें से करंट पास करवाते हैं, तो यहाँ पे ये सोल्यूशन पड़ा हुआ है, जब इसमें से करंट पास कराते हैं तो ये जो Cu++ वाले आयंस हैं, ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये क्या करेंगे, ये सारे कैथोड की तरफ मूव करेंगे, यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ, और यहाँ पे जमा हो जाएंगे। यहाँ पे ये क्या करेंगे, Cu++ यहाँ से चूँकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये Cu जो है वो मेटल बन जाएगी, या आप कह लीजिए आयन बन जाएगा। ठीक है, तो पहले ये सॉरी नॉट आयन, एटम बन जाएगा, न्यूट्रल एटम बन जाएगा। सो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर। The copper atoms thus form are deposited at the cathode plate. While copper is being deposited at the cathode, SO4 negative negative ions move towards the anode. Copper atoms from the anode go into the solution as copper ions, which combine with the sulfate ions to form copper sulfate. तो SO4 नेगेटिव नेगेटिव आयंस जो है वो किस तरफ जाएंगे, वो क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो, और यहाँ से ये कॉपर, चूँकि ये कॉपर की ही प्लेट है, तो यहाँ से कॉपर प्लस प्लस इसको मिल जाएगा SO4 को, तो ये अगेन जो है वो कॉपर सल्फेट का बन जाएगा। ठीक है, तो जो पहले कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हुआ था वो कॉपर सल्फेट वापस आपके सोल्यूशन में आ गया। तो यहाँ से फिर वो प्रोसेस क्या हो रहा है कि कॉपर जो है वो जाके यहाँ पर डिपॉजिट होता जा रहा है इस कैथोड पे, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता जा रहा है इस प्लेट पे जाके डिपॉजिट होके, और जो हमारा सल्फेट है वो यहाँ से कॉपर प्लस प्लस लेकर कॉपर सल्फेट बनाता जा रहा है। सो एज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड, copper is continuously deposited on the cathode while an equal amount of copper from the anode is dissolved into the solution and the density of the copper sulfate solution remains unaltered. तो ये होगा कि यहाँ पर तो सोल्यूशन इस वाले कैथोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा और इससे कॉपर रिमूव होता जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर कॉपर की जो मिकदार है वो सेम रहेगी, क्योंकि जितना यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है उतना ही यहाँ से कॉपर इस प्लेट से, जो प्लेट जो है वो बेसिकली आप समझो जैसे उसको उसमें से उसकी डेंसिटी प्लेट की कम होती जा रही है, प्लेट में से मटेरियल जो है रिमूव हो रहा है। This example also illustrate the basic principle of electroplating. इसको हम electroplating भी कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हम
एक धात के ऊपर a process of coating a thin layer of some expensive metal such as gold, silver on an article of some cheap metal. तो किसी cheap metal के ऊपर किसी expensive metal को कोट करने का या उसकी थिन लेयर डिपॉजिट करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं और इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो केमिकल इफेक्ट है करंट का, उसके जरिए हम ये काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। सो ये हमने 3 इफेक्ट पढ़े करंट के, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम इंशाल्लाह सुबह अपना जो मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।